नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड इन्फो चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं सीबीएसई क्लास 10th के एसएसटी का चैप्टर नंबर 2, वो भी भूगोल से, यानी कि समकालीन भारत भाग 2 से। ठीक है ना। तो इसमें हम जो है कि पढ़ने वाले हैं आज वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में। और दूसरी यूट्यूब चैनलों की तरह आपसे फालतू बकवास ना करके डायरेक्ट चलते हैं पढ़ाई की तरफ। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं वन्य एवं वन्यजीव संसाधन की, ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वन क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सब एक वन का हिस्सा है। ठीक है। और ये वन जो है विभिन्न प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है। कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित हैं। नेचुरल में यानी प्राकृतिक में आपके कौन कौन से आते हैं? जंगल आ गए, झाड़ियाँ आ जाएंगी। ठीक है ना। और जो हम बनाते हैं बागीचे, एक्वेरियम, ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जंगल, वन, ठीक है। तो ये क्या है? वन है, यानी कि फसल, घास, पेड़ पौधे, ये सब इसमें आएंगे। जंगलों और वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं और जीव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। उसे हम वन्य जीव संसाधन कहते हैं। जैसे शेर, चीता, चूहा, कवक, वायरस, बैक्टीरिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, यानी कि जंगल, ठीक है, और जंगलों में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब मिलकर निर्माण करते हैं किसका? एक वन्य जीव संसाधन का। ठीक है। तो ये है वन्य जीव संसाधन। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की क्या स्थिति है। तो जब हम भारत में प्राणी जात और विश्व की कंपेयरिंग करते हैं तो भारत जो है मेगा डाइवर्सिटी जोन में आता है। मेगा डाइवर्सिटी जोन समझते हैं आप? यानी ऐसे क्षेत्रों में आता है जहाँ पर बहुत अधिक वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। प्राणी जात और वनस्पति जात में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो विश्व की जैव उपजातियों का लगभग 8%, जैव उपजातियों का मतलब यह है कि जीवन का, जितने भी जीव हैं ना, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उसका 8% भारत में ही है। और लगभग 16 लाख प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। 16 लाख प्रजातियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों की। इसमें दोस्तों पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें जितने पेड़ पौधे हो गए और सूक्ष्म जीव हो गए सब आ जाएंगे। ओके। तो कुल उपजातियाँ कितनी हैं वो आपको बताए थे। 16 लाख तो प्रजातियाँ हैं। अब इन प्रजातियों की उपजाति भी तो होती है ना। जैसे अगर हम कहें कैट फैमिली, तो कैट फैमिली में टाइगर भी आता है ना। बिल्ली समूह में टाइगर भी आता है, कैट फैमिली में बिल्ली भी आती है, चीता भी आता है, लियोपोर्ड भी आता है। तो ये सब तो उपजातियाँ हो गई। तो कुल मिलाकर 1,28,000 उपजातियाँ हैं। ठीक है। और ये 1,28,000 उपजातियों को हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है। एक तो है आपका वन्य जीव उपजातियाँ, यानी वनों में जो जीव रहते हैं। ठीक है। और दूसरा है वनस्पति उपजातियाँ। ये हो गए जानवरों वाले, यानी कि जीवित वस्तुओं के। और ये हो गए वनस्पति उपजातियाँ, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जातियों की बात हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वनस्पति की उपजाति वो लगभग 47,000 हैं। कितने हज़ार है? 47,000। ओके। और वन्य जीवन की लगभग 81,000। और यहाँ पर एक बात और है कि जो 15,000 जातियाँ हैं, उपजातियाँ, वो स्थानीय का मतलब समझते हैं कि वो विशेष स्थानों पर ही पाई जाती हैं, पूरी या देश में या फिर हर जगह नहीं मिलती हैं। ठीक है। और वो भारतीय मूल की हैं। कैसी हैं? सिर्फ भारत में ही मिलती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय। ओके। तो आइए आगे चलते हैं और आगे जो है क्या करते हैं। दोस्तों अगर आपने जो है हमारे अगर चैनल को फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर आपको लिंक्स मिलते हैं, है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक्स दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक्स हैं और उसके साथ ही आपको सभी वीडियोज़ के लिंक्स मिलेंगे। ऑल वीडियोज़ के लिंक्स मिलेंगे सबके, जो भी 9th 10th 11th 12th साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं सारी वीडियोज़ के, सारे प्लेलिस्ट के। लगभग 400 से ज़्यादा वीडियो है हमारे चैनल पे, आपको साफ साफ बता देता हूँ। तो अब बात करेंगे भारत में कुल वन आवरण की। वन आवरण समझते हैं? वन आवरण का मतलब है कि हमारे देश में कितना जंगल है, पेड़ पौधों से कितना भाग हमारा ढका हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि 2017 के अनुसार, ये मैंने लेटेस्ट लिखा है, पहले बता रहा हूँ, बुकों में जो दिया हुआ है वो काफ़ी पुराना है। और ज़्यादा पुराना होने की वजह से ना कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि भाई अब क्या है, पहले क्या था। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि 2017 के अनुसार पढ़ के जो है कि अच्छी तरीके से उसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो देखिए 2017 के अनुसार, ठीक है, लगभग जो क्षेत्र है बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र, जहाँ तक हमारा वन आवरण है, वो है लगभग 6,37,293 किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 19.39% पर हमारे देश में कुल वन आवरण है। 2017 के अनुसार है। और ये दिन पे दिन जो है घट ही रहा है एक तरह से। तो 2017 के अनुसार लगभग 7,08,273 किलोमीटर स्क्वायर पे
जो हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र समझते हैं ना, जिसमें पहाड़, नदियाँ, समुद्र तल सब कुछ आ जाएगा, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने 24.39%, ठीक है 24.39% कुल भौगोलिक क्षेत्र है। ये 2017 का रिकॉर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो वन मंत्रालय है उसके अनुसार है हमारे यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि कहाँ पे कितने वन है, कैसे वन है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो जो सघन वन है, सघन का मतलब समझते हैं जो बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, घने जहाँ वन है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घने घने बिल्कुल, तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। यानी जो वन होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं, तो सघन वन, खुला वन और मैग्रोव वन। सघन वन वो होते हैं कि पास पास बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल होते हैं। खुला वन वो होता है कि पेड़ पौधे तो हैं लेकिन 2 पेड़ यहाँ, 4 वहाँ, 5 वहाँ, 10 वहाँ, ऐसे अलग अलग जगहों पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन वन बहुत है बड़ी मात्रा में आस पूरे क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। और मैग्रोव वन वो है जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है कि पानी में ही बहुत सारे पेड़ पौधे जम आते हैं और उसमें जीव भी बहुत विशाल मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो मछली हो, घड़ियाल हो, शेर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे पानी में शेर कैसे, भाई पानी का मतलब ये नहीं कि हर एकदम पानी पानी भरा है, पेड़ होंगे चारों तरफ, पानी में पेड़ होंगे, उसे मैग्रोव वन कहते हैं। उसके साथ ही ज़मीन होगी उठी उठी बहुत सारी जगह, छोटे छोटे टापू से बन जाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपको मैं बता दूं सबसे अधिक वन क्षेत्र है, ठीक है ना, कितना 77,414 किलोमीटर स्क्वायर का। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, ये दूसरे नंबर पे है वन क्षेत्र के आवरण में 66,964 किलोमीटर स्क्वायर। और छत्तीसगढ़ आता है तीसरे पे, यानी 55,547 किलोमीटर स्क्वायर। ये सारे क्षेत्र जो हैं, ठीक है, घने क्षेत्र हैं, ठीक है। वन यहाँ पर इतनी मात्रा में, भारत में यही है सबसे अधिक वन वाले क्षेत्र। याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सेकंड अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे एक शब्द आता है जो विश्व स्तर पे जो है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर जीवों की रेड बुक जारी करता है और भी कई काम करते हैं, कौन सी प्रजाति लुप्त हो गई है, इन सब चीज़ों का पता लगाता है। कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, कौन संकटग्रस्त है, इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल और आंकड़े ये जो है कि भेजती हैं हमें, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे इसकी जो एक संस्था है जिसका नाम है क्या IUCN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। हिंदी में से बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, की संस्था है ये। अब दोस्तों देखिए यहाँ, ठीक है, संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है, पूरा नाम यहाँ से यहाँ तक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है। इसका पूरा नाम है IUCN। वन एवं वन्य प्राणी की जातियों के बारे में बात करते हैं, चलिए। तो वन एवं वन्य प्राणी कितनी जाति है हमारे यहाँ पर, तो देखिए वनों को और जो वन्य प्राणी हैं उनको इस तरह से बांटा जाता है जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला है सामान्य जाति, जो हर जगह मिल जाएगी आपको, हर देश में, पूरे संसार में फैली हुई है। दूसरा है संकटग्रस्त जाति, कि जो जातियाँ संकट में है, यानी कि अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती हैं। और तीसरी सुभेद्य जाति, ठीक है, जो कभी कभार दिखती हैं, बहुत कम दिखती हैं। और दुर्लभ जातियाँ जो बहुत ही रेयर हो, बहुत कम समझ रहे हैं, यानी जैसे सेंडकोना होता है, ठीक है ना, एक जो है सांप की प्रजाति जो उसकी दोनों तरफ मुंह होते हैं, ठीक है, वो हो गया। और भी ऐसी कई प्रजातियां हैं जीवों की जो बहुत कम दिखाई देती है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और इसका मतलब यही नहीं है कि बस ये बहुत मुश्किल से मिलती है, इसका मतलब ये भी है कि दुर्लभ हो गए। दुर्लभ मतलब कि धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं, ठीक है ना, ये इधर से बढ़ते हैं। उसके बाद स्थानिक जातियाँ होती हैं। स्थानिक जातियाँ वो होती हैं दोस्तों जो किसी विशेष स्थान पे पाई जाती हैं, जिसमें हम आगे ना अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और छठा होता है लुप्त जातियाँ, ठीक है। तो इन 6 तरीक़ों से हमने सभी जीवों को बांट दिया है, ओके। तो चलिए बारी बारी से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली जो सामान्य जातियाँ हैं, वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान होती है, यानी कि ठीक ठाक है, वो अगर 10-5 मारे भी जाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना। जैसे पशु, साल, चीड़, रोडेंट्स, कृंतक। रोडेंट्स उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में जिनके दांत होते हैं, दांत से कुतर के सब नुकसान करते हैं, जैसे चूहे आपके घर में, ठीक है ना हमारे घर में भी, सिर्फ आपके घर में क्यों, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं संकटग्रस्त जातियाँ की। तो वे जातियाँ जिन पर लुप्त होने का खतरा है, ठीक है ना, जो अगर संरक्षित नहीं की गई तो एक दिन क्या होगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। जैसे काला हिरण,
मगरमच्छ, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और संगाई और जंगली गधा। ये सब वे जातियाँ हैं जो संकटग्रस्त हैं, यानी कि अगर इन्हें नहीं संरक्षित किया गया तो ये समाप्त हो सकती हैं। और तीसरा है सुभेद्य जातियाँ। तो वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही हैं, यानी लगातार घट रही हैं, और अगर उन्हें संरक्षित नहीं करेंगे तो शायद वो विलुप्त हो जाएं, ठीक है, तो वो कहलाएंगी सुभेद्य जातियाँ। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नीली भेड़ हो गई, है ना, नीली भेड़ आपने देखी नहीं होगी आसपास अपने, क्योंकि सुभेद्य बहुत कम है इनकी संख्या अब। एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, जो हमारी डॉल्फिन है गंगा नदी वाली, वो थोड़ी अलग होती है समुद्र वाली डॉल्फिन से। और फिर जो है कि यहाँ पे आपका चौथा नंबर जो आता है, ठीक है, वो है दुर्लभ जातियाँ। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है दुर्लभ, यानी इनका मिलना बड़ा ही मुश्किल है भाई। जैसे शाही, ठीक है, यानी बहुत दुर्लभ है, इनका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जातियों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिलती है, ढूंढना पड़ता है तभी, ठीक है, और बहुत मुश्किल से, ऐसा नहीं कि हरदम आपको दिख जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय जाति की। तो स्थानीय जातियों में देखिए दोस्तों ने बताया था कि स्थानिक जातियाँ कौन सी है। स्थानिक मतलब जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, किसी विशेष स्थान पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अंदमानी टील निकोबारी कबूतर, अंदमानी जो अंदमान में सिर्फ पाया जाती है टील, निकोबारी कबूतर यानी जो बस निकोबार में ही कबूतर पाया जाता है इस प्रकार का, और अंदमानी जंगली सूअर, ये और कहीं नहीं मिलता है, हमारे देश में एक ही जगह मिलता है, पूरे विश्व में एक ही जगह मिलता है। और फिर अरुणाचल का मिथुन, अरुणाचल का मिथुन, मिथुन भी एक जो है ना पक्षी है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पक्षी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, बस इसमें ये भी जीव है, ठीक है, कोई जो अरुणाचल के, ठीक है ना, अरुणाचल में ही मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये होगी आपकी कौन सी स्थानिक जातियाँ, विशेष स्थान पे पाई जाने वाली। और उसके बाद है अंत में लुप्त जातियाँ। अब लुप्त जातियों में क्या होता है कि वैसी जातियाँ जो लुप्त हो गई, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ठीक है ना, तो वे जातियाँ जो उनके रहने के स्थान पर खोज करने पर अनुपस्थित थी, यानी कि जब उनके रहने के स्थान पे ढूंढा गया, खोजा गया, ठीक है, सर्च की गई उनकी, तो नहीं मिले, ठीक है। तो ऐसी जातियों को हम विलुप्त जाति या फिर लुप्त जाति कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि वीडियो आपके चैनल पर सेव हो जाए। पसंद आया यार तभी लाइक करना, सिंपल सी बात है। पसंद ना आया ना तो मत करना यार, और नीचे कमेंट में बता भी देना सर ये कमी रह गई, ठीक है, ताकि मैं जो है कि सुधार कर सकूँ थोड़ा। वैसे वीडियो कोई देखता नहीं भाई पूरी, इस बात का दुख होता है हमें कि हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं और कोई बंदा इसे देखता नहीं है, कितने दुख की बात है ना। और जब ज़रूरत पड़ती है पेपर की तब देखते हैं भाई, तब मैं भी देखता हूँ। देखो हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है, पेपरों के टाइम पे हमारी वीडियो रोज़ की 2000, 4000, 5000 चलती है। पेपर ख़त्म तो बच्चों ने पढ़ाई करनी छोड़ दी, और यही कारण है कि बस वो पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर नहीं आते और नॉलेज का स्तर अच्छा नहीं होता है। ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है भाई, देखिए आराम से समझिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए, अभी स्पेशल कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो अब यहाँ पे बात करेंगे मानवीय क्रिया, यहाँ पे वनस्पति जात एवं प्राणी जात के हास्य के कारण। हास्य मतलब नुकसान के कारण, कि जो हमारी वनस्पति जात है और प्राणी जात है उसको कैसे नुकसान पहुँचाएं, ठीक है ना। तो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा नुकसान पहुँचाएं, यानी हम जो लोग हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, ठीक है। लकड़ी, ईंधन, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, चारा, ये सारी चीज़ें हम वनों से ही प्राप्त करते हैं। इसकी वजह से भी वनों की गुणवत्ता में कमी आती है और उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। रेल लाइन बिछाने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से रेल लाइन के लिए लकड़ियाँ जो है ना ब्रिटिश भारत में ही इस्तेमाल की गई थी, तो बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने जंगलों को काटा था। कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, इन सारे कार्यों की वजह से भी वनों को नुकसान पहुंचता है, ओके। उसके बाद खनन, पश्चिम बंगाल में जो होता है, जैसे डोलोमाइट का खनन है, ठीक है, और बक्सर टाइगर रिजर्व है वहीं पर, और वहीं पर बक्सर टाइगर रिजर्व में ही डोलोमाइट का खनन होता है, जिससे कि जो जंगल है वहाँ का वो नष्ट हो रहा है और उसकी गुणवत्ता दिन पे दिन घटती जा रही है, बेकार होते जा रहे हैं। बहुत सारे जीव वहाँ मिल भी नहीं रहे हैं, यानी विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, और या तो कहीं छोड़कर चले गए हैं कहीं दूसरी जगह। उसके बाद स्लैश और बर्न खेती। स्लैश और बर्न खेती समझते हैं आप, कि खेती करना और फिर जो उसमें वेस्ट बचा उसको जला दिया, तो उससे भी नुकसान पहुंचता है वातावरण को। इससे बहुत सारे जीव ना जल के मर जाते हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ भी जलाते हैं तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं उसमें खेत में, वो जलकर मर जाते हैं। तो इसलिए हमें जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको नीचे दफना के खाद बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो मरे ना उसमें, ठीक है। उसके बाद संवर्धन वृक्षारोपण, ठीक है। संवर्धन वृक्षारोपण का मतलब समझते हैं कि अपने हिसाब से वृक्षों को लगाना, प्राकृतिक रूप से नहीं, अपने हिसाब से,
जैसे कि अगर हम ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम क्या करते हैं, वाणिज्य की दृष्टि से एक या कई पौधों को बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करना संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। और ये हम करते हैं मात्र पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से एक प्रकार के, आप कहेंगे भाई हम तो पौधा लगा रहे हैं तो नुकसान क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एक ही प्रकार का पौधा लगा रहे हैं जिससे बस उसी के अनुसार जो है सिर्फ पारिस्थितिकी बन रहा है, और जो पौधे हैं उन नष्ट हो रहे हैं, जिससे जो है कि वातावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजना यानी नदी घाटी परियोजना का मतलब है कि बांध बनाना बड़े बड़े, जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में, ठीक है ना, उद्घाटन हुआ। और ये बनना शुरू हुआ था कब, 56 सालों में बना। ये पहले बता दूं, ये बांध सरदार सरोवर बांध 56 वर्षों में बनके तैयार हुआ। सोचिए कितना लंबा खिंचाई है, ठीक है। क्यों, इसमें बहुत विवाद रहे। नर्मदा नदी पर 4 लाख हेक्टेयर में बना ये बांध, कितने लाख हेक्टेयर में, 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर, बताइए। इसका जो पानी है वो 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर जो है वहाँ पे पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचा है, और सैकड़ों गांव जो है वहाँ से हटा दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमें वातावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। उसके बाद और क्या है, पशुचारण, ठीक है, शहरीकरण, ये सब भी जो है मुख्य कारण है किस चीज़ के, पशुचारण तो कम है लेकिन शहरीकरण बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना, वनस्पति जाति प्राणी जाति के हादसे का, ठीक है, यानी उसमें कमी लाने का। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे भारत में वन्य जीव एवं संरक्षण की, कि भारत में कौन कौन से प्रावधान हैं या फिर कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं वनों को संरक्षित करने के लिए और वनों को बचाने के लिए, या उनको और वृद्धि कैसे हो उसके लिए। तो सबसे पहले भारतीय वन्य जीवन अधिनियम बना। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में बनाया गया, ठीक है ना, संविधान में जोड़ा गया नियम, और संविधान कह रहा हूँ, सरकार के द्वारा बनाया गया, सॉरी, ठीक है। तो अब इसके अनुसार क्या था कि इसके अनुसार इसके जो मतलब मुख्य कार्य थे कि नियम बना क्यों, भाई ये भी तो जानना जरूरी है ना कि क्या कारण कि नियम बनाया गया। तो इसका जो मुख्य कारण है कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं था हमारे पास और कोई नियम नहीं था, तो इसलिए अधिनियम बनाया गया। 1972 में बना था, इसको याद रखिएगा, कब, 1972 में। नाम क्या था, भारतीय वन जीवन अधिनियम। तो इसके अनुसार शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले होता था ना कि राजा महाराजा या अंग्रेज अधिकारी या आप भी चल दिए बंदूक उठा के शिकार करने, अब इसके बाद से 1972 के बाद से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विशेष वन्य प्राणियों के लिए विशेष प्रकार की परियोजनाएं चलाई गई, जैसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, मगरमच्छ, एशियाई शेर, इन सब के लिए विशेष तौर पर परियोजनाएं चलाई गई ताकि इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो, इनकी संख्याएं बढ़ सकें, ठीक है। और 1980 तथा 1986 में सैकड़ों तितलियों जैसे पतंगों, ठीक है ना, पतंगों समझते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े उड़ने वाले होते हैं, वन, ठीक है, तितलियों, पतंगों, भिरिंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी शामिल किया गया। किसमें, इसी विशेष प्रोग्राम जो परियोजना चलाई गई ना जिसमें संरक्षित करने के लिए, तो तितलियों को भी, पतंगों को भी, भिरिंगों को भी और ड्रैगन फ्लाई को भी, जो हेलीकॉप्टर कहते हो ना, उड़ता है, गांव देहात में आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर की तरह होता है, उसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है। तो इन सारे जीवों को जो है संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है। ये सब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनमें से एक भी खत्म हो जाए या कुछ खत्म हो जाए तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण की। तो देखिए इसमें तो ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, फिर भी ठीक है ना, आपको बता देते हैं कि सरकारी जो वन विभाग है उसके अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है भाई आरक्षित वन, ठीक है, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा वन है जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हम, वहाँ पे नेचुरल रूप से छोड़ा हुआ है, उसे आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना, छूना नहीं है। दूसरा होता है रक्षित वन। तो रक्षित वन क्या होता है, रक्षित वन का मतलब है ये वन विभाग जो बताता है कि इसकी रक्षा करता है खुद वन विभाग, इसे रक्षित वन कहा गया है कि इसमें जो जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी सुरक्षा करता है कौन, वन विभाग, ताकि उनको मारा ना जाए, उनको पौधों को उखाड़ के वहाँ से लेके ना जाया जा सके। इन सारी चीज़ों को
देखता है वन विभाग तो उसे रक्षित वन के अंतर्गत लाया जाता है। फिर तीसरी जो कैटेगरी है वह है अवर्गीकृत वन। तो दोस्तों अवर्गीकृत वन वो होते हैं जो बंजर भूमि हो गई जो सरकार के पास है, उस पर भी वन हो गए हैं ना। व्यक्ति और समुदाय के जो आप अपने वन होते हैं, यानी कि जैसे हमने घरों में जो है कि बागीचा बना लिया, और आपने गांव में जो है आपके घर के आंगन में या फिर घर से थोड़ी दूर पे अपने खेत में बागीचा बना लिया, तो वो अवर्गीकृत वन में आएंगे। ठीक है, उसके अलावा छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा लिए अपने आसपास, तो वो सारे आएंगे अवर्गीकृत वन में। ठीक है, तो ये जो है कि 3 प्रकार के आपके अवर्गीकृत वन थे। देखिए हमारे यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो है योजनाएं चलाई जाती हैं और बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, क्योंकि अगर ये नष्ट हो गया पारिस्थितिकी तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम संरक्षित करें वनों को। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है कि बात करेंगे, ये तो हमने वनों की बात कर ली, इन सारी चीज़ों की बात कर ली। अब कुछ विशेष चीज़ों की बात करेंगे। भारत में जो वन है, जैसे अभी हम बात करें ना कि वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अब मैं आपको भरवाऊँगा और वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, भारत का मैप है। ठीक है, और पॉलिटिकल है। कौन सा मैप है ये? पॉलिटिकल है। तो किस प्रकार से जो है कि हम इसमें सीख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि भाई अपने देश में जो है कि जो विशेष आरक्षित वन है वो सारे ढूंढो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें एशियाई शेरों की, तो एशियाई शेरों को संरक्षित किया गया है कहाँ पर? यहाँ पर गिर में। कहाँ पर? इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है गिर। जानते ना आप एशियाई शेर, वो जो दाढ़ी वाला शेर होता है, तो ये गिर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क कहते हैं इसे। ठीक, वैसे अगर हम बात करें कि टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, तो आपको पता ही होगा कि टाइगर रिजर्व तो बहुत जगह है ना। तो उसमें सबसे फेमस जो है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यूँ कह रहे कान्हा किसली, इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम है कान्हा किसली। ठीक है ना, यहाँ पर मध्य प्रदेश में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ये इधर आएगा, इधर मैंने बोला है हमारे देश, सॉरी इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो फेमस है, फेमस मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे असम वाला भाग हो गया, तो असम में आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह के हैं। एक तो गैंडे के लिए एक सींग वाला जो गैंडा है वो बस असम में पाया जाता है ना, तो 2 तरह के हैं, एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, एक काजीरंगा है। ठीक है, एक मानस है, दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो भाग है इधर है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये विशेष तौर से एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और मानस नेशनल पार्क भी इन्हीं चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे? दोनों के दोनों असम में है। अरे मानस लिखेंगे इसे, सॉरी। ओके, तो देखिए कान्हा नेशनल पार्क, मानस और काजीरंगा। मानस काजीरंगा किस में हो गए? असम में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हो गए आपके किस में? असम में। और ये कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ये है गुजरात में। ठीक है, उसके साथ ही कि सरिस्का, जो मतलब सरिस्का नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व भी है, अलवर में, राजस्थान का, ये राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, थोड़ी दूरी पड़ता है। यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो पार्क है नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क को हम कहते हैं, भरतपुर में है ये। ठीक है ना, तो इसका नाम है सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सरिस्का राष्ट्रीय नेशनल उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान नहीं कि सरिस्का नेशनल पार्क, ये दोस्तों बहुत सारी पक्षियों के लिए भी फेमस है। पहले बता दूं, ठंडियों में इसमें साइबेरिया के पक्षी आते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे 10-10 12-12 फुट के। उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है लखीमपुर खीरी वाला है ना, दुधवा नेशनल पार्क। आपको पता होगा कि नेपाल के बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी जिले में हमारे यहाँ पर एक पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम क्या कहते हैं? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये भी ना टाइगर रिजर्व है, पता है आपको, यहाँ पे भी टाइगर पाया जाता है। तो टाइगर कहाँ कहाँ हो गए? कान्हा वाला हो गया, दुधवा हो गया, सरिस्का हो गया, और काजीरंगा, और ये मानस टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद आपको तो पता ही होगा बंगाल टाइगर जो पाया जाता है ना। तो दोस्तों देखिए जगह तो बहुत सारी है, अगर मैं बात करूँगा तो करता ही रह जाऊँगा, मैं बस आपको मुख्य बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो मुख्य में नीचे भी जो है दक्षिण भारत में भी देख लेते हैं, मध्य में देख लिया, उत्तर में देख लिया, दक्षिण में देख लेते हैं, पश्चिम पूर्व में देख लिया। अब यहाँ पर एक जो है आपका
बांदीपुर आता है, बांदीपुर मेरे हिसाब से कर्नाटक में पाया जाता है बांदीपुर, ठीक है ना। जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटका में है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैप भरना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आप भरेंगे। तो मैंने आपको जो है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको जो है कि कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता देना मुझे। अच्छा, एक चीज़ और, दुधवा के साथ साथ ना उत्तराखंड में एक है कार्बेट, वो भी बड़ा फेमस है यार, यहाँ पे है कार्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ भी, क्योंकि देखिए मैं सर्च करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। तो कार्बेट नेशनल पार्क, ये एक अंग्रेज़ अधिकारी था, ठीक है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और ये कहाँ पे, राजस्थान में। ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। चलिए ये प्रदेशों के नाम लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश, और ये राजस्थान, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य हो गए। जम्मू कश्मीर भी एक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे दाची गाम जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस है ना, दाची गाम। तो दाची गाम ना यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, श्रीनगर से थोड़ी दूर पे ही पड़ता है ये। तो इसका नाम है दाची गाम। सोचिए सैनिक कैसे रहते होंगे हैं जंगलों में, शेरों के बीच। और आपसे कभी कभी पूछा था कि राजा जी नेशनल पार्क का है, राजा जी, तो वो भी दोस्तों राजा जी भी जो है पड़ता है आपका उत्तराखंड में। तो ये तो कुछ मुख्य मुख्य हो गए जो टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। और साथ में राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। राजा जी, क्या, राजा जी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने जो है अगर कोई सुझाव हो आपका तो मुझे लिख भेजिएगा, मैं जो है उसके बारे में जो भी मुझसे बनेगा उसके बारे में देखूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।